नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम परंपरागत दृष्टिकोण के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी अध्ययन करेंगे। राजनीति विज्ञान को प्रमुख रूप से चिंतन की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है, परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण के बारे में यदि डिटेल में आपको पढ़ना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। परंपरागत जो दृष्टिकोण है वो द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व और व्यवहारवादी क्रांति से पूर्व जो राजनीति सिद्धांत का जो दृष्टिकोण है वो माना गया है। वैसे परंपरागत दृष्टिकोण के बारे में ये कह सकते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत जो आदर्शी अध्ययन होता है, नैतिक अध्ययन होता है, व्यक्तिपरक अध्ययन है, वो यदि आज की दृष्टि में भी कोई करता है तो वो भी परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व और व्यवहारवादी क्रांति से पूर्व का जो राजनीतिक दृष्टिकोण है उसे परंपरागत दृष्टिकोण कहा जा सकता है। शास्त्रीय युग के जो सभी विद्वान हैं वो परंपरागत दार्शनिक कहे जा सकते हैं। इसमें प्रमुख है वो प्लेटो माना जाता है। ये जो परंपरागत दृष्टिकोण है ये आदर्शवादी, दार्शनिक और कल्पनावादी कहे जा सकते हैं। यूनानी दार्शनिक चिंतन के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के अंतर्गत इसके जो समर्थक थे वो राज्य को व्यक्तित्व विकास और व्यक्ति को ईश्वर से जोड़कर देखने वाली कड़ी के रूप में मानते हैं। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत परंपरागत दृष्टिकोण राज्य और सरकार का अध्ययन है। इसके जो पद्धति है वो ऐतिहासिक है, कानूनी, तार्किक है, वैज्ञानिक पद्धति को ये नहीं मानते हैं। इसके अंतर्गत प्लेटो, अरस्तु, जैसे प्लेटो की रचना द रिपब्लिक, अरस्तु की दी पॉलिटिक्स, इनके अध्ययन से ज्ञात होता है कि नगर राज्यों से संबंधित, नीति कार्यों से संबंधित इनका जो अध्ययन है वो एक आदर्शवादी और काल्पनिक अध्ययन माना जा सकता है। परंपरागत दृष्टिकोण की जो अध्ययन पद्धतियाँ हैं ये भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अध्ययन पद्धतियाँ कौन सी है। आपका ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कब से माना जाता है, प्रमुख विचारक कौन है, किससे संबंधित है। इन सब का भी जैसे हमने अध्ययन किया है कि व्यवहारवादी क्रांति और द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व की जो अध्ययन है उसे परंपरावादी अध्ययन माना जाता है। प्लेटो, अरस्तु प्रमुख विचारक है। इसकी जो अध्ययन पद्धति है ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति कह सकते हैं। इसके अंतर्गत इतिहास से संबंधित अध्ययन करते हुए ये अपना अध्ययन बताते हैं। इसके अंतर्गत प्लेटो, अरस्तु के अलावा भी सेबाइन है, मैक्स वेबर है, काम्टे है, ये प्रमुख इसके प्रतिपादक कहे जा सकते हैं। डेविड स्टर्न हालांकि इसके आलोचक रहे हैं और वह इसे भ्रांति मूलक पद्धति कहते हैं। कार्ल पॉपर भी इसको इतिहासवाद कहते हैं। इनकी जो नेक्स्ट अध्ययन पद्धति है वो कानूनी अध्ययन पद्धति कह सकते हैं। कानूनों पर ज़्यादा जोर देते हैं और राज्य को भी कानून बनाने वाली संस्था मानते हैं। संस्थागत अध्ययन पद्धति है, यानी कि ये सिर्फ संस्थाओं का अध्ययन करता है। विचारों का अध्ययन या ये संस्थाएं कैसे बनी, क्यों बनी, इनके बारे में इनका अध्ययन नहीं है। तुलनात्मक अध्ययन पद्धति के भी ये समर्थक है। जैसे अरस्तु ने यूनानी और गैर यूनानी करीब 158 देशों की शासन प्रणालियों का अध्ययन करते हुए उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स की रचना की थी। आदर्शात्मक है इनकी अध्ययन पद्धति। दार्शनिक अध्ययन पद्धति है निगमनात्मक, आगमनात्मक नहीं है, निगमनात्मक है, जहाँ कल्पना के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। इसके प्रयोगकर्ता जैसे प्लेटो है, थॉमस एक्विनास है, बुद्धा है कहे जा सकते हैं। इसका जो क्षेत्र है इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। परंपरागत दृष्टिकोण का क्षेत्र का तात्पर्य कि इसमें परंपरागत दृष्टिकोण में किन किन चीज़ों का अध्ययन होता है। तो इसके अंतर्गत राज्य का अध्ययन, सरकार का, राजनीतिक प्राणी के रूप में मनुष्य का, राज्य के अतीत, वर्तमान, भविष्य का अध्ययन। वर्तमान में जो राज्य है वो ऐसा क्यों है इस पर जोर नहीं, बल्कि ये किस ढंग से कार्य करता है उस पर जोर दिया जाता है। संरचनात्मक स्वरूप का अध्ययन करता है, कार्यात्मक स्वरूप का नहीं, कि राज्य के क्या कार्य हैं, होने चाहिए,
संरचना क्या है उस पर जोर देता है। परंपरागत दृष्टिकोण का अध्ययन क्षेत्र सीमित है, संकुचित है। शास्त्रीय आधार पर यह मूल्यों का अध्ययन करता है, सरकारों का अध्ययन करता है। ये क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। परंपरागत दृष्टिकोण की परिभाषाएं क्या है? तो इसके अंतर्गत कुछ विद्वान राज्य का अध्ययन मानते हैं, कुछ सरकार का मानते हैं, कुछ राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन मानते हैं। ये भी परिभाषाएं पूछी जाती है। जैसे राज्य के अध्ययन के रूप में यदि हम देखें परंपरागत दृष्टिकोण में, तो ये गार्डनर की जो परिभाषा है बहुत महत्वपूर्ण है। परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत गार्डनर ये कहते हैं राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। इसी प्रकार बर्नसली की जो कोटेशन है वो भी पूछी जाती है। राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है और यह समझाने का प्रयत्न करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या है। ऐसे ही गैरिज की जो कोटेशन है कि राजनीति विज्ञान राज्य के उद्देश्य तथा राज्य की समस्त समस्याओं से संबंधित है। जेम्स के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है। इस तरह के राज्य से संबंधित जो कोटेशन है वो पूछी जाती है। तो राज्य का अध्ययन है। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है। तो सरकार के अध्ययन के जो मानते हैं उसके अंतर्गत शीले है, जेम्स है, लिकोक है, वो इस श्रेणी के विद्वान हैं जो कि राज्य के राजनीति विज्ञान को सरकार के अध्ययन के रूप में देखते हैं। जैसे शीले के अनुसार राजनीति विज्ञान उसी प्रकार सरकार के तत्वों का अनुसंधान करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीव विज्ञान जीव का, बीजगणित अंकों का, ज्यामिति शास्त्र लंबाई और चौड़ाई का अध्ययन करता है। लिकॉक ने जैसे लिखा है राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित है। तो ये विद्वान परंपरागतवादी जो विद्वान है, परंपरावादी, ये कुछ विद्वान जैसे शीले है, लिकॉक है, जेम्स है, ये सरकार के अध्ययन के रूप में मानते हैं। कुछ विद्वान ये ऐसे हैं परंपरावादी विद्वानों के अंतर्गत जो कि राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में देखते हैं। जैसे पॉल जेनेट है, गिलक्राइस्ट है, गैटिल है, डिमाक है, ये राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में देखते हैं। तो इसके डिमाक के अनुसार राजनीति का संबंध राज्य और उसके साधन सरकार से है। आशीर्वादम ने भी जैसे लिखा है कि राजनीति विज्ञान राज्य और शासन दोनों का ही विज्ञान है। पॉल जेनेट ने राजनीति शास्त्र समाजशास्त्र का वह भाग है जो राज्य के आधार पर सरकार के सिद्धांत का विचार करता है। तो ये राजनीति विज्ञान के राज्य सरकार दोनों के अध्ययन से संबंधित है। इन विद्वानों की प्रमुख जो विद्वान है उनकी कोटेशन दी हुई है, उसका हमने अध्ययन किया। हेलन के अनुसार राजनीति विज्ञान संपूर्ण स्वरूप का निर्धारण एवं उसकी मानव विषय मान्यताओं से है। अब इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? परंपरागत राजनीति सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं हैं मूल्य सापेक्ष है, मतलब ये कि मूल्यों, आदर्शों, परम तत्व जो है उसका सर्वोपरि स्थान देते हैं। इसके अंतर्गत जैसे प्लेटो का चाहे न्याय शास्त्र हो या अरस्तु का प्रजातंत्र हो, लॉक का प्राकृतिक कानून हो, रूसो की सामान्य इच्छा हो, ये सभी आदर्शों को महत्व देते हैं। जांच को, प्रमाणों को, अवलोकन को महत्व नहीं देते। परंपरागत राजनीति सिद्धांत में मूल्यों और मान्यताओं को इतना महत्व दिया जाता है कि कुछ विद्वान ये मानते हैं कि राजनीति दर्शन, राजनीति विज्ञान और राजनीति सिद्धांत में कोई अंतर नहीं रह जाता है। दूसरी इसकी विशेषता हम कह सकते हैं कि ये समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता है। जो समस्याएं हैं, जैसे उस समय प्लेटो के समय यूनानी नगर राज्यों में अराजकता का वातावरण था, तो उससे छुटकारा पाने के लिए दार्शनिक शासक के रूप में समस्या का समाधान किया। इसी प्रकार इटली के तत्कालीन शासन व्यवस्था या अराजकता से छुटकारा पाने के लिए मैकियावेली ने दी प्रिंस की रचना की। तो समस्याओं के समाधान से संबंधित इनका अध्ययन रहता है। मुख्यतः इनका जो अध्ययन है वो वर्णनात्मक रहता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत संस्थाओं की व्याख्या, विश्लेषण करना, वर्णन करना, यही इनका मूल उद्देश्य रहता है।
समानताओं असमानताओं में कौन सी परिस्थितियाँ थी जो इनको प्रभावित करती है, इस तरह का वर्णन करना परंपरागत राजनीति सिद्धांत की मुख्य विशेषता कही जा सकती है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत इसकी जो विशेषता है, दर्शन, धर्म, नीति शास्त्र का प्रभाव रहता है। चाहे प्लेटो की रचना हो, चाहे हीगल की रचना हो, चाहे रूसो की रचना हो, इन सभी रचनाओं में धर्म और दर्शन प्रभावित रहे हैं। यूरोप के अंतर्गत यदि हम देखें तो चर्च की राज्य सत्ता के ऊपर रही है। ये एक्विनास ने इस तरह के विचार प्रतिपादित किए हैं और इस सिद्धांत के विचारक सिद्धांत शास्त्री होने के साथ साथ अच्छे दार्शनिक भी रहे हैं। तो धर्म, दर्शन, नीति से ये प्रभावित रहा है। कौन सा सिद्धांत? परंपरावादी सिद्धांत। मुख्यतः ये निगमनात्मक है, आगमनात्मक नहीं, यानी कि यहाँ पर कल्पना के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। आदर्शात्मक है, वैज्ञानिक पद्धति का ये प्रयोग नहीं करते हैं। साथ ही कल्पना को व्यवहारिक रूप देने का इनके द्वारा प्रयास होता है और इसको हम प्लेटो के दार्शनिक शासक के अंतर्गत, रूसो की सामान्य इच्छा के अंतर्गत और हीगल का जो विश्व आत्मा का विचार है उसके अंतर्गत हम देख सकते हैं। कांट, बर्क आदि के विचारकों ने भी निगमनात्मक पद्धति यानी कि कल्पना के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण, इस पद्धति को अपनाया है। मुख्यतः यह कानूनी है, औपचारिक है, संस्थागत है। कानूनी, औपचारिक, संस्थागत है और इसके अंतर्गत औपचारिक संस्थाओं का जो वर्णन, अध्ययन है वो बाहर जाकर इसका परीक्षण नहीं करता। डाइसी है, जेनिक्स है, लॉस्की है, मुनरो है, इनकी रचनाएं कानूनी अध्ययन के अंतर्गत आती हैं। इन सभी विचारकों या विद्वानों का अध्ययन औपचारिक अध्ययन ही कहा जा सकता है कि जो है जैसा है उसका उसी रूप में अध्ययन किया जाता है। अवधारणात्मक है, किसी न किसी अवधारणा से संबंधित है परंपरागत राजनीति विज्ञान, चाहे वो न्याय की अवधारणा हो, समानता की अवधारणा हो, लोक कल्याण की हो, कानून, संप्रभुता, राष्ट्रवाद, इन सभी अवधारणाओं को ये परिभाषित करने में ही लगे रहे हैं और इनसे संबंधित, इनका अवधारणाओं से संबंधित अध्ययन है, इसलिए इसे संकुचित अध्ययन भी कहा जा सकता है। अधिअनुशासनात्मक है, परंपरागत राजनीति सिद्धांत में राजनीतिक विचारक जो मानव जीवन के सभी चिंतनात्मक पहलू है उसका अध्ययन करते हैं। वो सिर्फ मानव को राजनीतिक रूप से अध्ययन करते हो ऐसा नहीं है, बल्कि सामाजिक विज्ञान के विषयों से भी इसका संबंध रहा है, यानी कि व्यक्ति के सभी पहलुओं का इनके द्वारा अध्ययन किया जाता है। और इस कारण कई बार राजनीति सिद्धांत में जो क्षेत्र संबंधी, कि राजनीति सिद्धांत में कौन सा क्षेत्र किसका अध्ययन किया जाता है, उसमें अस्पष्टता जन्म ले लेती है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत आत्मनिष्ठता। परंपरागत राजनीति चिंतन आत्मनिष्ठ गुण रखता है, इसमें वस्तुनिष्ठता का अभाव है। आत्मनिष्ठ अध्ययन है, यानी कि जो विचारक अपने सिद्धांतों का निर्माण करता है या जो विचार अपने बताता है उस पर उनके खुद के जो मान्यताएं हैं उसका प्रभाव अवश्य ही देखने को मिलता है। परंपरागत राजनीति सिद्धांत के अंतर्गत कोई भी राजनीतिक चिंतक है वो ये प्रयास नहीं करता कि वस्तुनिष्ठ अध्ययन हो। जैसे रॉबर्ट डहल का ये मानना है कि परंपरागत राजनीति विचारकों के चिंतन का आधार एक व्यक्तिपरक भावनात्मक विश्व दृष्टि है। उनके विचार व्यक्तिगत दृष्टिकोण, चिंतन, कल्पना आदि से विस्तृत हुए हैं। शाश्वत उच्च स्तरीय तत्वों से संबंध होने के कारण उनकी चिंतन प्रणाली तार्किक और निगमनात्मक है। वे आकाश में बैठकर धरती की तरफ देखते हैं। कहने का तात्पर्य कि उनमें जो भी स्वयं के विचार है उसका प्रभाव उनके चिंतन पर पड़ता है। परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर, उपयुक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि इनका दृष्टिकोण दार्शनिक, आदर्शी, ऐतिहासिक रहा है, नीति शास्त्र से प्रभावित रहा है,
व्यक्तिनिष्ठ होने के कारण विविधता, अस्पष्टता, अमूर्तता, तुलना का अभाव पाया जाता है। मूल्यों पर आधारित होने के कारण ये व्यवहारवादी विचारकों का आलोचना का केंद्र भी बना। हालांकि उत्तर व्यवहारवाद ने इसको इन आलोचना से छुटकारा तो जरूर दिला दिया है। अनुभावी के आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत कठोर विरोधी होने के बावजूद भी ये परम तत्व, सत्य और विचारों को समेटे हुए हैं। जो राजनीतिक सिद्धांत है, परंपरावादी राजनीतिज्ञों के जैसे प्लेटो है, अरस्तु है, हॉब्स है, इनके जो सिद्धांत है आज भी, हालांकि परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांतों की आलोचना की जाती है, लेकिन आज भी राजनीति शास्त्र के अंतर्गत इनका महत्वपूर्ण स्थान है। अब परंपरावादी राजनीति सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य पर समाप्त होता है, ये परिभाषा किसकी है? गार्डनर की। राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण मुख्यतः केंद्रित था सरकार और राज्य के अध्ययन पर। शक्ति और वैधता ये आधुनिक दृष्टिकोण का विषय है। राजनीतिक व्यवस्था ये भी आधुनिक दृष्टिकोण का विषय है। राजनीतिक प्रक्रियाएं ये भी आधुनिक दृष्टिकोण का है। तो परंपरागत दृष्टिकोण का मुख्य विषय राज्य और सरकार। राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण मुख्यतः केंद्रित था राज्य और सरकार पर। राजनीति विज्ञान के अध्ययन में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? राजनीतिक समस्याओं के संदर्भ में संघर्ष व सहमति का अध्ययन ये सम्मिलित नहीं है। राज्य का अध्ययन होता है, सरकार का अध्ययन होता है, राजनीतिक दलों का अध्ययन होता है, समस्याओं का भी अध्ययन होता है, लेकिन समस्याओं के संदर्भ में संघर्ष और सहमति का अध्ययन नहीं होता है। राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विधा है, ये परिभाषा लीकॉक की है। किस भाषा से पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई है? तो ग्रीक भाषा। पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना अमेरिका में 1903 में। परंपरागत दृष्टिकोण जो है उसका उपागम नहीं है। संगठनात्मक और प्रक्रियात्मक उपागम ये आधुनिक उपागम है। क्लासिकी है, आदर्शी है, मानकात्मक है, लेकिन ये नहीं है संगठनात्मक प्रक्रियात्मक। कौन सा राजनीति विज्ञान के अध्ययन का परंपरागत उपागम है? तो परंपरागत उपागम संगठनात्मक उपागम परंपरागत उपागम है। संगठन की तो वो करते हैं परंपरागत उपागम, लेकिन प्रक्रिया का उसमें उपागम नहीं है। व्यवहारवादी, व्यवस्थावादी, संगठनात्मक, प्रक्रियात्मक ये सभी उपागम आधुनिक दृष्टिकोण के हैं। मनुष्य स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है, वो समाज और राज्य के बिना नहीं रह सकता, ये कथन अरस्तु का है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये कई कंपटीशन एग्जाम में ये कोटेशन पूछी जाती है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है, ये किसने कहा? गेटल ने। मनुष्य स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है, वो नहीं रह सकता है, अरस्तु ने कहा था। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण मुख्यतः राज्य और सरकार के अध्ययन से संबंधित है। राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विधा है, ये लीकॉक ने कहा था। राजनीति विज्ञान को राज्य के अध्ययन के रूप में किसने माना है? उपयुक्त सभी ने। गार्डनर ने भी माना है, गैरिस ने भी माना है और गेटल ने भी माना है। राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं से संबंधित है, तो ये कथन गिल क्राइस्ट का है। राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और उसके यंत्र सरकार से है, ये कथन डिमॉक का है। राजनीतिक प्राणी है, ये कथन अरस्तु का है। परंपरागत दृष्टिकोण राजनीति शास्त्र को किन अर्थों में परिभाषित करता है? राज्य, सरकार और व्यक्ति के अध्ययन के रूप में ये परिभाषित करता है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत परिभाषा जो दी है, गार्डनर ने जो परिभाषा दी है वो दी है राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है। परंपरावादी जो विद्वान है वो राजनीति विज्ञान का राज्य, सरकार और व्यक्ति का अध्ययन करने वाला मानते हैं। राजनीति शास्त्र को
मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करने वाले दो विचारक कैटलिन और जुवेनिल। राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है। इसके समर्थक विद्वान बलनशली, गार्नर, गैरिस, गेटल है। गार्नर ने राजनीति विज्ञान की परिभाषा राज्य का आरंभ और अंत राज्य से होता है। परंपरावादी विद्वान राजनीति विज्ञान को किसका अध्ययन करने वाला मानते हैं? तो राज्य, सरकार और व्यक्ति का अध्ययन करने वाला मानते हैं। इसकी जो अध्ययन पद्धतियां हैं, दार्शनिक पद्धति है, ऐतिहासिक, तुलनात्मक अध्ययन पद्धति है। राजनीति विज्ञान के किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है? तो इसके अंतर्गत यूनेस्को के अंतर्गत राजनीति सिद्धांत, राजनीति संस्थाएं, दल, दबाव समूह, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इन सबको सम्मिलित किया गया है। इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्षेत्र क्या है? परंपरागत। क्षेत्र का तात्पर्य परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत किन किन चीज़ों का अध्ययन होता है, तो ये क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मानव के राजनीतिक जीवन का अध्ययन होता है, सरकार का अध्ययन होता है, राज्य का अध्ययन होता है, स्थानीय समस्याओं का अध्ययन होता है, राजनीतिक दर्शन, दल, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, लोक प्रशासन, कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये सभी परंपरागत क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो अभी हमने जो अध्ययन किया वो परंपरागत दृष्टिकोण का अध्ययन किया। परंपरागत दृष्टिकोण के जो प्रमुख प्रश्न उत्तर है उनका भी हमने अध्ययन किया। यदि आप ध्यान से वीडियो देखते हैं तो आपको परंपरागत दृष्टिकोण अच्छी तरह से समझ आता है। धन्यवाद।